हेलो बच्चों। वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन यह दंतुरित मुस्कान व फसल इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसकी पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इसका पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि पर एक चमत्कार जैसा असर होता है। इस मुस्कान में इतनी शक्ति है कि यह किसी भी निराश या मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि उनका अपना कठोर और नीरस जीवन, जो किसी बांस या बबूल के पेड़ जैसा बेजान था, वह भी बच्चे के छूने मात्र से शेफालिका के फूलों की तरह सुगंधित और आनंदमय हो गया है। जब कवि बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर उनकी साधारण सी झोपड़ी में आकर खिल उठा है। इस तरह यह मुस्कान कवि के जीवन में खुशी, सुंदरता और नयापन ला देती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत बड़ा अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान हमेशा भोली, सच्ची और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी तरह का छल कपट नहीं होता। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रेम और खुशी को बिना शर्त प्रकट करना होता है। इसलिए यह किसी का भी मन तुरंत मोह लेती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान अक्सर किसी कारण या स्वार्थ से भरी हो सकती है, या वह केवल औपचारिकता निभाने के लिए मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान बनावटी हो सकती है और उसमें बच्चों जैसी गहराई और मासूमियत की कमी होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए निम्न बिंबों का प्रयोग किया है। नंबर एक, मृतक में जान डालना। मुस्कान को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। नंबर दो, झोपड़ी में खिले जलजात। धूल से सने बच्चे को तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिले कमल के समान बताना। नंबर तीन, कठिन पाषाण का पिघलना। मुस्कान के स्पर्श को इतना कोमल बताया गया है कि कठोर पत्थर भी पिघल सकता है। नंबर चार, शेफालिका के फूलों का झरना। मुस्कान के प्रभाव से नीरसता का खत्म होकर प्रेम और सुगंध का फैल जाना। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर इतना सुंदर और मनमोहक है कि ऐसा लगता है जैसे जलजात यानी कमल का फूल जो आमतौर पर तालाब में खिलता है, वह अपने स्थान को छोड़कर उनकी साधारण सी झोपड़ी में आकर खिल उठा हो। यहाँ झोपड़ी कवि के साधारण जीवन और कमल बच्चे के अद्वितीय सौंदर्य को दर्शाता है। अगला है, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि अपने नीरस, कठोर और भावहीन जीवन की तुलना कांटेदार बिना फूल वाले पेड़, बांस या बबूल से कर रहे हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक घर से दूर रहे। वह कहते हैं कि जैसे ही बच्चे ने उन्हें छू लिया, उनके अंदर की सारी कठोरता खत्म हो गई और उनका जीवन खुशी और प्रेम से ऐसे भर गया जैसे किसी बांस या बबूल के पेड़ से अचानक शेफालिका जैसे सुगंधित फूल झड़ने लगे हों। अगला प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, मनुष्य के दो अलग अलग भाव मुस्कान और क्रोध वातावरण को पूरी तरह बदल देते हैं। जहां मुस्कान प्रेम, शांति और खुशी का भाव है, वहीं इसकी उपस्थिति से माहौल बहुत ही सहज और आनंदमय बन जाता है। मुस्कुराते हुए लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ते हैं और हर जगह पर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। इसके ठीक विपरीत क्रोध घृणा, तनाव और निराशा का भाव है। क्रोध की उपस्थिति से वातावरण गंभीर और डरावना हो जाता है। लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं, बात करने से कतराते हैं और पूरे माहौल में एक नकारात्मकता फैल जाती है। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, दंतुरित मुस्कान के आधार पर बच्चे की उम्र का अनुमान लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच लगाया जा सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि बच्चों के दूध के दांत आमतौर पर 6 महीने की उम्र के आसपास ही निकलना शुरू होते हैं।
साथ ही कविता में माँ द्वारा बच्चे को उंगलियों से मधुपर्क खिलाने का जिक्र है, जो दर्शाता है कि बच्चा 6 महीने के बाद का ठोस आहार लेना शुरू कर चुका है। इसके अलावा कवि को बच्चे का तुरंत न पहचानना भी दिखाता है कि बच्चे की याददाश्त अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, जो इसी शुरुआती उम्र की पहचान है। अगला प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, कवि लंबे समय बाद अपने घर लौटे हैं और पहली बार अपने बच्चे को देखते हैं। बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता और बिना पलक झपकाए एकटक देखता रहता है। कवि स्वयं को बच्चे के लिए अतिथि और परदेसी मानते हैं। जब कवि पूछते हैं कि क्या वह थक गया है, तो बच्चा शायद तिरछी कनखी मारकर देखता है और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बच्चे के शुरुआती दो दांत उसकी मुस्कान को और भी मनमोहक बना देते हैं। कवि इसके लिए माँ को धन्यवाद देते हैं, जो बच्चे को मधुपर्क कराकर उसका पालन पोषण कर रही हैं और जिसके कारण ही यह मुलाकात संभव हो पाई है। अगली कविता है फसल। इसका पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार फसल कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक सहयोग से होने वाला एक अद्भुत सृजन है। यह असल में कई चीजों का बदला हुआ रूप है। फसल नदियों के पानी का जादू है, जो उसे जीवन देता है। यह करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों के छूने, यानी उनकी मेहनत का महानता है। यह भूरी, काली और संदली मिट्टी की खास विशेषताओं का भी नतीजा है। अंत में फसल सूरज की किरणों का रूपांतर है, जिसने अपनी ऊर्जा को अन्न में बदल दिया है, और यह हवा के धीरे धीरे हिलने डुलने का इकट्ठा हुआ रूप भी है। इस प्रकार फसल प्रकृति और श्रम का एक सुंदर मेल है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। इसमें पहला है ढेर सारी नदियों का पानी। दूसरा है हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तीसरा है किसानों की मेहनत। चौथा है सूरज की किरणों का रूपांतर। और पांचवा है हवा की थिरकन। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा इसलिए कहा है, क्योंकि वे किसान के शारीरिक श्रम के महत्व को उजागर करना चाहते हैं। कवि यह बताना चाहते हैं कि फसल केवल प्रकृति के तत्वों जैसे पानी और मिट्टी से ही नहीं उगती, बल्कि उसे मनुष्य के परिश्रम और सही देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कवि लाखों किसानों के सामूहिक और अथक प्रयास को बहुत गौरवपूर्ण मानते हैं। यह किसानों की मेहनत ही है जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। इसलिए उनके स्पर्श और श्रम को साधारण न मानकर उसे महिमा और सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने फसल की वैज्ञानिक सच्चाई को काव्यात्मक रूप दिया है। पहली पंक्ति में रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसलें सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर सोख लेती हैं और हरे अन्न के रूप में बदल देती हैं। कवि कहते हैं कि फसल वही सूरज की गर्मी और रोशनी है जिसने अपना रूप बदल लिया है। अगली पंक्ति है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल को बढ़ने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कवि हवा के धीरे धीरे हिलने डुलने को संकोच यानी धीरे से आना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। इसका पहला है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? इसका उत्तर है, मिट्टी के गुणधर्म से हमारा तात्पर्य मिट्टी की अंदरूनी और खास विशेषताओं से है, जो उसे फसल उगाने लायक बनाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका उपजाऊपन, यानी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कितनी मात्रा मौजूद है। इसके साथ ही मिट्टी का रंग, जैसे काली, लाल, भूरी, और उसका गठन जैसे चिकनी या रेतीली भी इसका गुणधर्म है। अगला है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? इसका उत्तर है, वर्तमान समय की हमारी जीवन शैली मिट्टी के लिए कई तरह से हानिकारक साबित हो रही है। खेती में अधिक उपज बढ़ाने की होड़ में रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है,
जिससे मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन और उसमें रहने वाले जरूरी सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे से होने वाला प्रदूषण मिट्टी के गुणधर्म को खराब कर रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, जिससे उसकी सबसे उपजाऊ ऊपरी परत बह जाती है। साथ ही किसान एक ही जमीन पर लगातार एक ही तरह की फसल उगाते रहते हैं, जिससे मिट्टी में खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये सभी कारण मिलकर मिट्टी की सेहत को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। अगला है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? इसका उत्तर है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में धरती पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि मिट्टी ही पौधों का एकमात्र आधार है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, तो पौधे बिल्कुल नहीं उगेंगे। चूंकि ये पौधे ही मनुष्यों और जानवरों के लिए भोजन और सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मुख्य और एकमात्र स्रोत है। इसलिए जब मिट्टी अपने गुणधर्म खो देगी, तो हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। अगला है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इसका उत्तर है, मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने और उसे बेहतर बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए सबसे पहले हमें जैविक खेती को अपनाना चाहिए, जहां हम रासायनिक खादों की जगह केंचुआ खाद और हरी खाद का उपयोग करें। दूसरा, हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिसमें एक ही खेत में बार बार एक ही फसल ना उगाकर फसलों को बदल बदल कर उगाया जाए, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व बने रहें। इसके अलावा पानी का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ताकि मिट्टी में लवणता ना बढ़े। प्लास्टिक जैसी चीजों का उपयोग कम करना चाहिए, जो मिट्टी को प्रदूषित करती है। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं, जिसमें 2024 में पूछा गया पहला प्रश्न है, ये एमसीक्यू है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था? इसका पहला ऑप्शन है, ऐसे एकटक देखने का उसका स्वभाव था। बी है, उसे पल के झपकाना नहीं आता था। सी, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। और डी, वह उन्हें उपेक्षा करने का प्रयास कर रहा था। तो इसका उत्तर है सी, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाता? इसका पहला ऑप्शन है, माँ ने बच्चे को पिता से मिलवाया नहीं था। बी है, छोटे बच्चे सिर्फ अपनी माँ को ही पहचानते हैं। सी, बच्चा अपने पिता को पहली बार देख रहा था। और डी, विशेष कारणवश पिता बच्चे को देखना नहीं चाहता था। तो इसका उत्तर है सी, बच्चा अपने पिता को पहली बार देख रहा था। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देखकर पिता को कैसा लगता है? इसका पहला ऑप्शन है, जैसे झोपड़ी कमल के फूल में रूपांतरित हो गई हो। बी, जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। सी, जैसे झोपड़ी के चारों ओर कमल खिल गए हो। और डी, जैसे चारों तरफ कीचड़ और झोपड़ी कमल का फूल हो। तो इसका उत्तर है बी, जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। अगला प्रश्न है, फसल कविता के आधार पर फसल का सृजन कब संभव है? इसका उत्तर है, फसल कविता के अनुसार फसल का सृजन यानी उसका उत्पादन केवल तभी संभव होता है, जब प्रकृति और मनुष्य का श्रम एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कवि स्पष्ट करते हैं कि फसल ना तो केवल बीज का परिणाम है और ना ही केवल किसान की मेहनत का। फसल को पैदा करने के लिए ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप और हवा की धीमी थिरकन जैसी प्राकृतिक तत्व चाहिए। इन सभी तत्वों को एक साथ लाने और फसल को सही से उगाने के लिए लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चे के निकट आने और उसका स्नेह पाने के लिए सानिध्य आवश्यक है। इसका उत्तर है, यह दंतुरित मुस्कान कविता यह स्पष्ट करती है कि बच्चे का सच्चा स्नेह और उसकी मुस्कान पाने के लिए सानिध्य यानी निकटता बहुत आवश्यक है। कवि स्वयं को हमेशा बाहर रहने वाला और बच्चे के लिए अतिथि मानते हैं, जिसके कारण बच्चा उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाता। कवि स्वीकार करते हैं कि उनके बीच कोई संपर्क नहीं रहा, जबकि बच्चे का सारा प्रेम और पोषण तो माँ के निरंतर सानिध्य में ही हुआ है, जिसने उंगलियों से मधुपर कराया। यह सिद्ध करता है कि बच्चे का स्नेह केवल उस व्यक्ति से होता है जो उसके पास लगातार मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है,
फसल कविता के आधार पर लिखिए कि फसल को ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, कवि ने फसल को ढेर सारी नदियों के पानी का जादू इसलिए कहा है क्योंकि पानी में बीज को अंकुरित करके उसमें जान डालने की एक चमत्कारी शक्ति होती है। पानी के बिना फसल का सृजन असंभव है। कवि जादू शब्द का प्रयोग करके पानी की इसी जीवनदायिनी शक्ति को सम्मान देते हैं। साथ ही यह पानी किसी एक नदी का नहीं, बल्कि अनगिनत नदियों, तालाबों और जल स्रोतों का विशाल सामूहिक योगदान है, जो मिलकर करोड़ों किसानों के लिए अन्न उगाना संभव बनाता है। बच्चों, 2023 में पूछा गया पहला प्रश्न है, आपने अपने पाठ्यक्रम में किस कविता में अन्न उपजाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है? उस कविता का नाम बताते हुए अन्न उपजाने की उस प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, मैंने अपने पाठ्यक्रम में कवि नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता में अन्न उपजाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है। इस कविता के अनुसार फसल पैदा करना केवल बीज बोना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक सहयोग से होने वाला सृजन है। सबसे पहले लाखों किसानों के हाथों की मेहनत से खेतों की मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर उसे ढेर सारी नदियों के पानी से सींचा जाता है। इसके बाद फसल को बड़ा होने के लिए सूरज की किरणों की ऊर्जा और हवा की थिरकन मिलती है। इस प्रकार मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और किसान की मेहनत, ये सभी जब एक साथ मिलते हैं, तभी अन्न उपजाने की पूरी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, फसल कविता के आधार पर बताइए कि फसल किन किन रूपों का जादू है। इसे बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। इसका उत्तर है, कविता के अनुसार फसल 5 तत्वों का जादू है। यह नदियों के पानी की शक्ति, करोड़ों किसानों की मेहनत, मिट्टी की उपजाऊ विशेषता, सूरज की किरणों की ऊर्जा और हवा की थिरकन का सामूहिक रूप है। इस अनमोल जादू को बनाए रखने के लिए हमें रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खेती करनी चाहिए। साथ ही पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक प्रदूषण रोककर मिट्टी को स्वस्थ रखना जरूरी है, ताकि प्रकृति की ये सभी सहयोगी तत्व हमेशा उपलब्ध रहें और हमें अन्न मिलता रहे। अगला प्रश्न है, यह दंतुलित मुस्कान में शिशु कवि को अनिमेष देख रहा है। अनिमेष का अर्थ लिखते हुए बताइए कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर है, कविता में अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए या एकटक देखना। शिशु कवि को अनिमेष इसलिए देख रहा है क्योंकि कवि उसके लिए एक अपरिचित व्यक्ति है, जो लंबे समय बाद घर लौटे हैं। बच्चों में हर नई चीज को जिज्ञासा और एकाग्रता से देखने की आदत होती है। बच्चा कवि के चेहरे को देखकर उन्हें पहचानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि यह अपरिचित व्यक्ति कौन है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसके पीवाईक्यूज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।